हेलो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर इसमें चैप्टर नंबर 8 का डे 1 एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर आपको इसमें ये बताया जाएगा कि इसमें जैसे कि हम कोई भी ट्रांजैक्शन अगर करते हैं बैंक में, जैसे कि पैसे ट्रांसफ़र करने हों या मान लीजिए कि हमको मोबाइल रिचार्ज करना है या इस तरीके से जो भी आप टास्क करते हैं, तो उसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं उस टूल्स के बारे में यहाँ पर आपको इसमें एक्सप्लेन करूँगा मैं। उन टूल्स को यहाँ पर बोलते हैं डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स बोलते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि OTP यूज़ होता है, QR कोड यूज़ होता है, UPI होता है, ये होता है, सारे होते हैं। OTP का यहाँ पर फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। QR कोड आपने सुना होगा, स्क्वायर फॉर्म में होता है, इसका फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स कोड। UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। उसके बाद फिर यहाँ पर AEPS होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। फिर होता है यहाँ पर USSD अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस। और ये कार्ड जैसे कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड होते हैं, और E-वॉलेट ये बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। और POS पॉइंट ऑफ सेल, जिसको आप जानते हैं स्वैपर मशीन के नाम से जानते हैं, उसको यहाँ पर POS के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि इसमें ये बता रहा हूँ OTP, जिसको बोलते हैं वन टाइम पासवर्ड। अगर आप कोई नेट बैंकिंग या पासवर्ड कोई अगर आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें आपके पास में एक ये OTP आपके मोबाइल पे आता है, वन टाइम पासवर्ड आता है। इसको डायनेमिक पासवर्ड भी बोलते हैं। OTP जो होता है ये कुछ ही टाइम पीरियड के लिए वैलिड होता है, जैसे कि 30 सेकंड के लिए ही केवल वैलिड होता है। OTP जो है आपके फ़ोन पे भी आ सकता है, जिसे फ़ोन पे आमतौर पे आता ही है। और जैसे कि यहाँ पर वेब बेस्ड मेथड, जैसे ईमेल पर भी OTP आती है। और तीसरा यहाँ पर मेथड वो है प्रोप्राइटरी टोकन्स। प्रोप्राइटरी टोकन्स देखिए वहाँ पर यूज होता है, जैसे कि आज से कहा जाए 10 या 15 साल पहले जिसके इंटरनेट से वो बैंक से जो है नेट बैंकिंग के लिए अगर हम इशू कराते थे, नेट बैंकिंग वहाँ से चालू कराते थे, तो हमको साथ में एक प्रोप्राइटरी टोकन्स मिलता था। ये इसमें बेसिकली केवल OTP के लिए इसको हम यूज़ करते थे। जैसे कि आजकल मोबाइल पे OTP आता है, तो यहाँ पर इस डिवाइस पे OTP आता था। उसके बाद में इस OTP को वहाँ पर उसमें डाल के फिर ट्रांजेक्शन करते थे इसमें। लेकिन अब ये ख़त्म हो गया, क्योंकि जो है अब नंबर को रजिस्टर कर देते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर ही OTP आता है। इसका एडवांटेज ये होता है क्योंकि कुछ ही टाइम के लिए होता है, इसलिए यहाँ पर ये जो है कहा जा सिक्योरिटी इसमें हाई होती है। उसके बाद में QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। QR कोड जो है सबसे पहले 1994 में जापान ने इसको जो है स्टार्टिंग की थी। और ये इसकी आसानी ये होती है इसमें कि ये जो है डेटा स्टोरेज इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है और इसको आसानी से ईजी इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये मशीन रीडेबल कोड होता है, इसमें ह्यूमन यहाँ पर इसमें रीड नहीं कर सकता है कि यहाँ पर इसमें क्या लिखा हुआ है। इसका आमतौर पे वहाँ पर यूज़ करते हैं, जैसे कि आपने वो व्हाट्सअप को अगर लैपटॉप या मोबाइल पे अगर आपको ओपन करना है तो वहाँ पर web.whatsapp.com पे हम वहाँ पर लिखते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर QR कोड आता है, उसको स्कैन करके अपने व्हाट्सअप को हम मोबाइल पर कंप्यूटर पर भी ओपन कर सकते हैं। आगे बताया जा रहा है कि UPI यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम। तो UPI के द्वारा जो है अगर हम पेमेंट कर सकते हैं इसमें, और इसमें कई सारे उसमें माध्यम होते हैं, जैसे कि वर्चुअल पेमेंट होता है, जिसे UPI ID वहाँ पर बनती है उसके द्वारा करते हैं, उसमें भी UPI का यूज़ होता है। मोबाइल नंबर से किसी को अगर मान लीजिए कि उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर भी UPI यूज़ होता है। जैसे कि गूगल पे होता है, वहाँ पर UPI यूज़ होता है। अकाउंट नंबर अगर IFSC कोड पता है उसमें भी UPI का यूज़ होता है। IFSC का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। IFSC कोड आमतौर पे 11 अंकों का होता है, यह कहा जाए 11 अल्फ़ान्यूमेरिक से मिलकर बना होता है। शुरू के 4 यहाँ पे कैरेक्टर जो होते हैं, ये यहाँ पर इसमें बैंक के अकाउंट का नाम होता है, बैंक का नाम होता है, और बाकी यहाँ पर जो 7 जो कैरेक्टर होते हैं, डिजिट होते हैं, ये ब्रांच को इंडिकेट करते हैं। उसके बाद में आधार नंबर से अगर आप पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, वहाँ पर भी UPI का यूज़ होता है। QR कोड्स में भी वहाँ पर भी UPI का यूज़ होता है। फिर आगे बताया कि AEPS आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इसमें ये फैसिलिटी होती है कि आपने अगर आपका अकाउंट वो आधार नंबर आपके अकाउंट से लिंक है और वहाँ से फिर आप अपने आधार नंबर से ही दूसरे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना है तो कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले बैंक में जाकर आपको अपना आधार नंबर लिंक कराना पड़ता है, KYC फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके बाद फिर यहाँ पर इसमें कर सकते हैं। तो इसके द्वारा अगर आप पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर माइक्रो ATM जिसको बोलते हैं स्वैपर कार्ड या POS मशीन
आधार नंबर याद होना चाहिए, बैंक का नाम, किस बैंक से आपको ट्रांसफ़र करना है, और फिर ये आधार बायोमेट्रिक लगाने के लिए वो पर्सन खुद होना चाहिए जिसको बायोमेट्रिक लगानी है, या आइरिस या कह सकते हैं कि रेटिना की जो है उसकी जांच होती है, तो इस वो भी पर्सन प्रेजेंट होना चाहिए। दोनों पर्सन मतलब कि ये पर्सन होना चाहिए जिसका आधार कार्ड है। आगे बताया कि यूएसएसडी ऐसी एक टेक्नोलॉजी होती है जिसमें मोबाइल के थ्रू आप किसी के अकाउंट में पैसे अगर ट्रांसफ़र करना है या कुछ और वर्क करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो इसमें जो है, इस फैसिलिटी में इंटरनेट का होना ज़रूरी नहीं है। इसके लिए सबसे पहले आपको इस मोबाइल नंबर को बैंक अपने अकाउंट नंबर में उसको लिंक कराना पड़ेगा, और अगर आपको ये वर्क करना है तो इसके लिए यहाँ पर आपको मोबाइल में *99# डायल करना पड़ेगा। उसके बाद फिर वहाँ पर आपको जो है आपके सामने कई सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे कि ऑप्शन नंबर 1 वो हो गया, आपको अकाउंट बैलेंस देखना है। ऑप्शन नंबर 2 में किसी को ट्रांसफ़र करना है। ऑप्शन नंबर 3 जैसे कि मोबाइल रिचार्ज करना है। तो इस तरीके से वहाँ पर उसमें ऑप्शन दिखाता है, तो अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग उसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें देखिए लिमिट दी गई है फ़ंड ट्रांसफ़र करने की 5,000 पर डे होती है, 50,000 जो होती है वो होती है एनुअल। आगे बता रहे हैं कार्ड, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड। तो आमतौर पे हम लोग डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं, जैसे कि बैंक में एटीएम से पैसा निकालने के लिए डेबिट कार्ड का यूज़ करते हैं। लेकिन बैंक जो होता है वो क्रेडिट कार्ड भी देता है। क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि डेबिट कार्ड में ये प्रॉब्लम होती है कि आपके अकाउंट में जितना पैसा है केवल उसी का आप यूज़ कर सकते हैं, उसी का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, वही आप विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये होता है कि मान लीजिए कि आपको शॉपिंग करना है, तो क्रेडिट कार्ड की जितनी लिमिट है, मान लेते हैं कि अगर इसकी लिमिट 50,000 की है तो 50,000 वहाँ पर आप जो है कहीं भी शॉपिंग कर सकते हैं, और उसका पेमेंट आपको दी गई लिमिट के अंदर ही करना होता है। अगर आपने उसके लिमिट के अंदर नहीं किया, बाद में करते हैं, तो इंटरेस्ट के साथ फिर आपको उसमें पेमेंट करना पड़ता है इसमें। तो यही दोनों डिफरेंस होती है। एक डिफरेंस होता है कि क्रेडिट कार्ड के द्वारा आपके अकाउंट में पैसे चाहे हों चाहे ना हो, इसके आप यूज़ कर शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड अगर है तो आपके अकाउंट में पैसे उतने होने चाहिए। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर दोनों में डिफरेंस होता है। और हमारी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।